स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संजय कुमार, केमिस्ट्री लेक्चरर, आप सभी का केमिस्ट्री अपने अपने चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, अपने जिस टॉपिक की बात चल रही थी वो अपना टॉपिक था विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसके अपन ने डेफिनेशन की बात कर ली थी और वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको इफेक्टिव करेंगे उसके बारे में अपने चर्चा कर ली थी। इसे जो पीछे वाला लेक्चर था उसमें अपन ने पढ़ लिया था। आज का जो अपना टॉपिक होगा वो क्या है, इसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के रिगार्डिंग एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणता के अनुप्रयोग। इसका मतलब क्या हुआ, एप्लीकेशन का मतलब मैंने बताया था। जिस टर्म की अपन बात करें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एप्लीकेशन की बात चल रही है, इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कौन कौन सी प्रॉपर्टीज अपन डिफाइन कर सकते हैं उसकी अपन चर्चा करेंगे वन बाय वन। तो एप्लीकेशन में अगर मैं बात करूं तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे अपन एप्लीकेशन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। एक तो अपन किसी बॉन्ड की नेचर चेक करेंगे। बॉन्ड की नेचर कैसे चेक की जाती है, विद्युत ऋणता के आधार पर बॉन्ड नेचर। बंध की प्रकृति कैसे चेक की जाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर, इसकी अपन चर्चा करेंगे। सेकंड जो अपना इसमें है वो अपन पढ़ेंगे, इसमें नेचर ऑफ बॉन्ड हो गया, बॉन्ड नेचर होगी। और उसके बाद अपन क्या पढ़ेंगे, नेमिंग ऑफ कंपाउंड। कुछ कंपाउंड्स की नेमिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर दी जाती है, वो भी अपन चर्चा करेंगे। नेमिंग ऑफ ए कंपाउंड, किसी द्विअंगी यौगिकों का आपने वो क्या करना है, नामकरण करना है। विद्युत ऋणता के आधार पर कैसे चेक किया जाएगा उसकी अपन वन बाय वन बात कर लेंगे। थर्ड इसमें अपन पढ़ेंगे नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड, नेचर ऑफ ए हाइड्रोक्साइड। फोर्थ अपन पढ़ेंगे नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड, नेचर ऑफ हाइड्राइड। फिफ्थ इसमें अपन पढ़ेंगे नेचर ऑफ ऑक्साइड, नेचर ऑफ ए ऑक्साइड। ऑक्साइडों की प्रकृति पढ़ेंगे विद्युत ऋणता के आधार पर। सिक्स्थ अपन पढ़ेंगे थर्मल स्टेबिलिटी, तापीय स्थायित्व विद्युत ऋणता से कैसे डिफाइन होगा उसकी अपन बात करेंगे। और सेवंथ लास्ट जो है इसमें एप्लीकेशन, वो अपन क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट। जल अपघटन के बाद जो भी प्रोडक्ट बनेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर, उसकी अपन बातें करेंगे। तो ये वो एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर अपन किसी बॉन्ड की नेचर चेक करेंगे, किसी कंपाउंड की अपन क्या चेक करेंगे, उसका नामकरण चेक करेंगे, किसी हाइड्रोक्साइड और हाइड्राइड और ऑक्साइड इन तीनों की अपन प्रकृति चेक करेंगे, कैसे देखी जाती है, रेलेवेंट किसी एटम में देखेंगे। और तापीय स्थायित्व और किसी जल अपघटन के द्वारा कैसे प्रोडक्ट विद्युत ऋणता के आधार पर बताए जाते हैं, इसकी अपन वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप है चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो अपना टॉपिक होगा वो क्या है, अपने एप्लीकेशन नेचर ऑफ बॉन्ड नेचर। इसी बंध की प्रकृति इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर कैसे बताई जाती है, इसके मैं बात करने जा रहा हूँ। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा इस चीज को। सबसे पहले क्या देख रहे हैं, नेचर ऑफ बंध की प्रकृति। तो विद्युत ऋणता के आधार पर किसी बंध की प्रकृति कैसे डिफाइन होगी कि बंध कैसा है, किस तरीके की उसकी नेचर है। तो देखना बच्चों ध्यान से। जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए मैंने क्या कहा था, दो परमाणुओं के बीच क्या होना चाहिए, सहसंयोजक बंध होना चाहिए। दो परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बंध होना चाहिए। या तो दो परमाणु क्या हो, अलग अलग हो सकते हैं, या दो परमाणु सेम हो सकते हैं। तो सहसंयोजक बंध अगर है तो यहां से देखना बच्चों, एक बंध में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। एक बंध में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर देखना, अब मैं ये कह दूं B की विद्युत ऋणता ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ये कह देता हूं क्या है, B की विद्युत ऋणता A से ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ, B की विद्युत ऋणता ज्यादा होने का मतलब B के ये जो B जो एटम है ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। B की विद्युत ऋणता ज्यादा है तो क्या करेगा, ये B बंध के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। तो क्या होगा, यहाँ से क्या बनेगा, A पर तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा और B पर पार्शियल क्या आएगा,
पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी, तो ये क्या बन गया, पार्शियली आयनिक बॉन्ड बन गया। तो अब देखना इसकी डेफिनेशन क्या बोली जाती है, इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर ये किसके कारण हुआ, विद्युत ऋणता में अंतर के कारण, क्योंकि बी की विद्युत ऋणता ज्यादा थी, ए की कम थी। तो विद्युत ऋणता में अंतर के कारण क्या आ गया, किसी सहसंयोजक बंध में आयनिक लक्षण आ गए, किसी कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर प्रेजेंट आ गए। इसका मतलब क्या हुआ, विद्युत ऋणता में अंतर के कारण, विद्युत ऋणता में अंतर के कारण, यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं, विद्युत ऋणता में अंतर के कारण विद्युत ऋणता में अंतर के कारण किसी सहसंयोजक बंध में, किसी सहसंयोजक बंध में आयनिक लक्षण आ जाते हैं, आयनिक लक्षण आ जाते हैं। ये क्या होगी, इस बॉन्ड की नेचर होगी। देखना बच्चों, कोवेलेंट बॉन्ड के साथ कौन से कैरेक्टर आ गए, आयनिक कैरेक्टर आ गए। इसका मतलब देखना ये किसके कारण हुआ, ये सब विद्युत ऋणता में अंतर के कारण, ईएन डिफरेंस के कारण हुआ कि दो एटम की विद्युत ऋणता क्या है, अलग अलग है। बी की विद्युत ऋणता मैंने कहा ज्यादा है, तो क्या होगा यहाँ पे, बी की विद्युत ऋणता ज्यादा है तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस पे पॉजिटिव चार्ज। इस पे पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि बी ने अपनी तरफ बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिए, तो इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये बात होगी। तो कि विद्युत ऋणता में अंतर के कारण किसी सहसंयोजक बंध में आयनिक लक्षण आ जाते हैं। तो इसका कारण क्या हुआ, ये जो बॉन्ड की नेचर किसके अकॉर्डिंग अपने बात की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर। इसको नोट कर लें, उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट। चलिएगा, तो बात ये हुई विद्युत ऋणता में अंतर के कारण सहसंयोजक बंध में आयनिक लक्षण आते हैं। अब आयनिक लक्षण आने का मतलब इस सहसंयोजक बंध में आयनिक लक्षण आते हैं, तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। अगर बात करूं ए और बी एटम के बीच ये कोवेलेंट बॉन्ड है, इसमें विद्युत ऋणता में अंतर के कारण आयनिक कैरेक्टर आते हैं, तो आयनिक कैरेक्टर को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा इस बी एटम इन मॉलिक्यूल के लिए, इस बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे। पार्शियली क्या आ गया, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, मतलब आयनिक कैरेक्टर आ गए। इस आयनिक कैरेक्टर को कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसकी अपन चर्चा करते हैं। देखना बच्चों ध्यान से, आयनिक कैरेक्टर, ये तो बात सही है कि विद्युत ऋणता में अंतर के कारण क्या आ गया, आयनिक कैरेक्टर आ गए। तो इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाएगी उसकी बात करते हैं अपन। तो ये जो कैलकुलेशन की थी, ये किसने की थी, हेनरी और स्मिथ नाम के साइंटिस्ट ने की थी। उसी के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या बताया जाता है, आयनिक कैरेक्टर। देखना बच्चों, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, परसेंट आयनिक कैरेक्टर, आयनिक लक्षण जो है सहसंयोजक बंध में विद्युत ऋणता में अंतर के कारण, ये कैसे कैलकुलेट, किसके फॉर्मूले के द्वारा कैलकुलेट किए जाते हैं, हेनरी एंड स्मिथ, ये साइंटिस्ट थे, इनका जो फॉर्मूला होता है इसी के अकॉर्डिंग क्या कैलकुलेट किया जाता है, किसी सहसंयोजक बंध में जो आयनिक कैरेक्टर आए उन आयनिक कैरेक्टर की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी, कैसे डिफाइन होगा विद्युत ऋणता के आधार पर। तो परसेंट आयनिक कैरेक्टर का फॉर्मूला किसके अकॉर्डिंग, हेनरी एंड स्मिथ के अकॉर्डिंग। फॉर्मूला क्या था उसकी मैं बात कर रहा हूं, देखना। फॉर्मूला था परसेंट आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू, परसेंट आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, 16 डेल्टा एक्स, 16 डेल्टा एक्स प्लस 3.5 डेल्टा एक्स की स्क्वायर। ये क्या होता है, परसेंट आयनिक कैरेक्टर का फॉर्मूला होता है, किसके अकॉर्डिंग, हेनरी और स्मिथ के अकॉर्डिंग। तो विद्युत ऋणता में अंतर के कारण, विद्युत ऋणता में अंतर के कारण, डेल्टा एक्स क्या है, विद्युत ऋणता में अंतर, ईएन डिफरेंस, विद्युत ऋणता में अंतर,
तो विद्युत ऋणता में अंतर के कारण किसी सहसंयोजक बंध में परसेंट आयनिक कैरेक्टर उत्पन्न हो जाते हैं, आयनिक लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसका फॉर्मूला हेनरी और स्मिथ ने दिया था। फॉर्मूला क्या है? 16 डेल्टा x प्लस 3.5 डेल्टा x होल स्क्वायर। ये क्या फॉर्मूला ध्यान में रखना। विद्युत ऋणता में अंतर अगर दो एटम के बीच अपने को पता है तो अपन क्या निकाल सकते हैं? परसेंट आयनिक कैरेक्टर निकाल सकते हैं। तो इसको बच्चों नोट कर लो इस फॉर्मूले को। उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट। चलिएगा, अब मैं बात करता हूं एक छोटे से क्वेश्चन की। जैसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा परसेंट आयनिक कैरेक्टर पर। जैसे मैं बात करूं सीजियम फ्लोराइड की, सीजियम फ्लोराइड एक ये क्या है? कोई मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल में परसेंट आयनिक कैरेक्टर कैलकुलेट करना है। परसेंट आयनिक कैरेक्टर कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में क्या दिया गया? और क्वेश्चन में दिया गया है जो सीजियम है, सीजियम और फ्लोरीन, सीजियम एंड फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दी गई है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणता, सीजियम एंड फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी दी गई है? 0.7 एंड 4 0.7 एंड 4 रिस्पेक्टिवली का मतलब जो सीजियम पहले लिखा है इसका मतलब 0.7 किसके लिए है? सीजियम के लिए। फ्लोरीन बाद में लिखा है, फ्लोरीन की क्या होगी? 4 होगी। वैसे भी पता है फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है, 4 होती है। तो सीजियम फ्लोराइड में परसेंट आयनिक कैरेक्टर कैलकुलेट करना है। सीजियम फ्लोराइड की विद्युत ऋणता दे रखी है 0.7 और 4 रिस्पेक्टिवली दे रखी है। तो देखना बच्चों ध्यान से कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। परसेंट आयनिक कैरेक्टर कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला क्या है अपना? 16 डेल्टा x प्लस 3.5 डेल्टा x होल स्क्वायर। 16 डेल्टा x प्लस 3.5 डेल्टा x स्क्वायर। डेल्टा x क्या है? विद्युत ऋणता में अंतर। जो दो मॉलिक्यूल दे रखे हैं उन दोनों एटम की विद्युत ऋणता में अंतर जो होगा वो क्या होगा? डेल्टा x। अब अपन बात करते हैं यहाँ से विद्युत ऋणता में अंतर। देखना इन दोनों की विद्युत ऋणता में अंतर डेल्टा x कितना आएगा? 4 माइनस 0.7 कितना आएगा? ये 4 में से 0.7 अगर अपन कम कर दें तो कितना आएगा? 3.3। तो ये क्या आ गया? विद्युत ऋणता में अंतर आ गया 3.3। अब अपन इसमें वैल्यू रख देते हैं डेल्टा x की, तो अपने पास क्या आ जाएगा? परसेंट आयनिक कैरेक्टर। देखना इसमें वैल्यू रख रहा हूं मैं 16 इंटू डेल्टा x कितनी? 3.3 प्लस 3.5 इंटू डेल्टा x की स्क्वायर 3.3 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? परसेंट आयनिक कैरेक्टर। इसको सोल्व कर लेना आप लोग, जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होगा? परसेंट आयनिक कैरेक्टर होगा। तो मेरा मकसद क्या था? विद्युत ऋणता में अंतर के कारण किसी दो एटम के बीच क्या सहसंयोजक बंध हो, उसमें क्या आ जाते हैं? आयनिक कैरेक्टर आ जाते हैं। उस आयनिक कैरेक्टर को कैलकुलेट करना। फॉर्मूला क्या है? 16 डेल्टा x प्लस 3.5 डेल्टा x स्क्वायर। इसका फॉर्मूला टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात कर ली मैंने। विद्युत ऋणता दे देगा, दो एटम के बीच विद्युत ऋणता में अंतर पता होगा तो अपन क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? परसेंट आयनिक कैरेक्टर। इसको नोट कर लो बच्चों। उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट। चलिएगा, तो ये बात हो गई किसकी? विद्युत ऋणता के आधार पर परसेंट आयनिक कैरेक्टर कैलकुलेट करना। अब देखना बच्चों इसी फॉर्मूले के रिगार्डिंग, इस फॉर्मूले के रिगार्डिंग मैं क्या कह सकता हूं? यहाँ से अपन कंक्लूजन निकालें, निष्कर्ष निकालें तो क्या होगा? देखना परसेंट आयनिक कैरेक्टर किसके समानुपाती? अगर मैं कह सकता हूं परसेंट आयनिक कैरेक्टर किस पे डिपेंड कर रहा है? विद्युत ऋणता में अंतर पर। तो यहां से मैं कह सकता हूं आयनिक लक्षण परसेंट आयनिक कैरेक्टर बोल दो, आयनिक लक्षण बोल दो। किसके प्रोपोर्शनल बोल सकता हूं मैं? विद्युत ऋणता में अंतर के। इसका मतलब डेल्टा x के। ये डेल्टा x क्या है? विद्युत ऋणता में अंतर। विद्युत ऋणता में अंतर को रिप्रेजेंट कर रहा है डेल्टा x।
तो विद्युत ऋणता में अंतर अगर ज्यादा होगा, विद्युत ऋणता में अंतर अगर ज्यादा है तो आयनिक लक्षण क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहां से मैं कह सकता हूं ये अपना क्या हो गया, जनरल अपना कंक्लूजन निकल गया कि अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है, ज्यादा है, तो आयनिक कैरेक्टर भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। आयनिक कैरेक्टर भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। अगर आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है, देखना बच्चों मैंने बात की थी ए और बी के बीच क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड। अगर बी की विद्युत ऋणता ज्यादा है तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है, जिसके कारण क्या होगा, ए पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और बी पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो देखना यहाँ पे क्या हो गया, जब आयनिक लक्षण, इसका मतलब सहसंयोजक बंध में आयनिक लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं, तो यहाँ पे देखना बच्चों ध्यान से, अब अगर विद्युत ऋणता बढ़ गई, विद्युत ऋणता में अंतर जितना ज्यादा होगा इसका मतलब आयनिक लक्षण उतना ही ज्यादा होगा। आयनिक लक्षण जितना ज्यादा होगा ये कोवेलेंट बॉन्ड उतना ही कम होता जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, इसके नेचर क्या हो गया, से फॉर्मेशन क्या हो गया, कोवेलेंट बॉन्ड का कम हो गया। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ विद्युत ऋणता में अंतर अगर ज्यादा है, आयनिक लक्षण कम हो गया, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा होगा, तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इसमें विद्युत ऋणता में अंतर के कारण बॉन्ड धीरे धीरे ब्रेक हो रहा है, जिसके कारण आयनिक लक्षण उसमें उत्पन्न हो रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पे मैं कह सकता हूँ आयनिक लक्षण अगर ज्यादा होंगे तो यहाँ पे क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होंगे, कम होंगे। तो यहां से क्या पता लगेगा, आपने वो देखना ध्यान से, आयनिक लक्षण और कोवेलेंट सहसंयोजक लक्षण एक दूसरे के आते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शनल होते हैं। आयनिक लक्षण बढ़ेगा तो क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा। ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि विद्युत ऋणता में अंतर बढ़ रहा है। तो इसको ध्यान में रखना, अगर आयनिक लक्षण बढ़ेंगे, विद्युत ऋणता में अंतर अगर बढ़ता है तो आयनिक लक्षण बढ़ेगा, अगर ये कम होता है तो आयनिक लक्षण कम होगा और कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो नोट कर लो बच्चों इसको। उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट। चलिएगा, अब बात आती है विद्युत ऋणता में अंतर के कारण अगर आयनिक लक्षण बढ़ता है तो ये विद्युत ऋणता में अंतर कितना होना चाहिए। अपने बात की कि विद्युत ऋणता में अंतर ज्यादा होना चाहिए, तो कितना ज्यादा होना चाहिए, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, कैसे अपन डिफाइन करेंगे कि आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, किसी बॉन्ड की नेचर कैसे डिफाइन करेंगे कि बॉन्ड क्या है, आयनिक बॉन्ड है या कोवेलेंट बॉन्ड। तो अपने को क्या पता होना चाहिए, विद्युत ऋणता में अंतर की एक फिक्स रेंज पता होनी चाहिए। अगर ये रेंज अपने को पता है तो अपन इजीली बॉन्ड की नेचर बता सकते हैं कि बॉन्ड की नेचर आयनिक है या कोवेलेंट है। तो इसी के रिगार्डिंग अपन बात करेंगे। इस डेल्टा एक्स की विद्युत ऋणता में अंतर की एक फिक्स रेंज होती है। वो रेंज किसने बताई थी, गैलिस ने बताई थी, साइंटिस्ट गैलिस के अकॉर्डिंग इस विद्युत ऋणता में अंतर की एक फिक्स रेंज बताई गई, जिसके कारण अपन बता सकते हैं कि जो भी बॉन्ड होगा वो आयनिक बॉन्ड है या कोवेलेंट बॉन्ड है। इसके रिगार्डिंग अपन बात करेंगे। तो डेल्टा एक्स या विद्युत ऋणता में अंतर की एक जो रेंज होती है वो किसने बताई थी, गैलिस ने, साइंटिस्ट है गैलिस ने विद्युत ऋणता में अंतर की एक फिक्स रेंज बताई। उसके रिगार्डिंग अलग अलग बॉन्ड की नेचर अलग अलग बताई, जिसमें उसने कहा कि बॉन्ड क्या होगा, या तो कोवेलेंट होगा या क्या होगा, आयनिक होगा, सहसंयोजक बंध होगा या आयनिक बंध होगा। तो देखना वो रेंज किस तरीके से बताई इसने, उसकी मैं बात कर रहा हूं। रेंज पता होगी तभी तो अपन बताएंगे कि बॉन्ड आयनिक है या कोवेलेंट। तो साइंटिस्ट गैलिस अकॉर्डिंग टू गैलिस विद्युत ऋणता में अंतर इसने बताया था, विद्युत ऋणता में अंतर यदि इफ डेल्टा एक्स विद्युत ऋणता में अंतर, इसने एक रेंज ली, अगर क्या हो 1.7 हो, 1.7 हो विद्युत ऋणता में अंतर। फर्स्ट कंडीशन इसने क्या ली, विद्युत ऋणता में अंतर अगर 1.7 आता हो तो क्या बताना है, उस बॉन्ड की नेचर 50% तो क्या होगा, आयनिक होगा, 50% आयनिक बॉन्ड होगा और 50% क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो बॉन्ड है उसमें आयनिक और सहसंयोजक दोनों प्रकार के लक्षण होंगे, 50-50 होगी। तो विद्युत ऋणता में अंतर अगर 1.7 के इक्वल आता है तो 50% बंध की नेचर क्या है, आयनिक, और 50% बंध की नेचर क्या होगी, कोवेलेंट होगी। सेकंड इसने क्या कहा, सेकंड यदि विद्युत ऋणता में अंतर डेल्टा एक्स, यदि विद्युत ऋणता में अंतर 1.7
1.7 से क्या हो, ज्यादा हो। अगर विद्युत ऋणता में अंतर 1.7 से ज्यादा हो तो इसने क्या कहा कि जो बॉन्ड होगा उसकी नेचर कैसी होगी, आयनिक होगी। आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड विद कोवेलेंट कैरेक्टर। देखना बच्चों ध्यान से, मैंने क्या कहा, अगर विद्युत ऋणता में अंतर 1.7 से ज्यादा है तो क्या होगा, आयनिक बॉन्ड विद कोवेलेंट कैरेक्टर। उस बॉन्ड की नेचर कैसी होगी, आयनिक बॉन्ड विद कोवेलेंट कैरेक्टर का मतलब दोनों ही होंगे, लेकिन ज्यादा कौन सा होगा इसमें, आयनिक बॉन्ड का, इसकी बंध की प्रकृति ज्यादा कौन सी होगी, आयनिक प्रकृति होगी। उसमें सहसंयोजक बंध भी प्रेजेंट होगा, सहसंयोजक लक्षण भी प्रेजेंट होगा, लेकिन ज्यादा कौन सा होगा, आयनिक बॉन्ड, आयनिक कैरेक्टर। इसने और बात की, थर्ड जो इसने कैटेगरी ली उसमें इसने बताया, अगर इसमें देखना बच्चों एक बात और ध्यान में रखना, यहाँ पे विद्युत ऋणता में अंतर अगर 1.7 से ज्यादा हो तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन देखने को मिलता है, उस एक्सेप्शन को ध्यान में रखना। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन का मतलब अपवाद। इसका मतलब जो भी एग्जाम्पल होगा यहाँ पे उसमें ये चीज फॉलो नहीं होगी। अगर मैं बात करूं, देखना यहाँ से HF की, HF की, तो H की विद्युत ऋणता कितनी होती है, 2.1। हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता 2.1, फ्लोरीन की कितनी होती है, 4। तो इनकी अगर डेल्टा एक्स की अगर मैं बात करूं, डेल्टा एक्स, अगर डेल्टा एक्स यहाँ पे कितनी आएगी, इनकी 1.9, कितनी आएगी ये 1.9। विद्युत ऋणता में अंतर कितना आ गया, 1.9। 4 में से 2.1 जाएगा, कितना बचेगा, 1.9। तो विद्युत ऋणता में अंतर कितना आ गया, 1.9। इसका मतलब विद्युत ऋणता में अंतर 1.7 से क्या है, ज्यादा है। लेकिन इसकी बॉन्ड की नेचर कैसी होनी चाहिए, आयनिक बॉन्ड होना चाहिए, लेकिन ये क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। इसको थोड़ा ध्यान में रखना, HF को ये क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे अपना रूल फॉलो नहीं होता, गेलिस के अकॉर्डिंग जो वैल्यू बताई गई थी ये रूल यहाँ पे फॉलो नहीं लगता। HF में एक्सेप्शन, एज एक्सेप्शन, इसको ध्यान में रख लेना। HF में क्या होता है, विद्युत ऋणता में अंतर 1.7 से ज्यादा होता है, लेकिन क्या होता है, इसकी नेचर कोवेलेंट होती है, आयनिक बॉन्ड नेचर इसकी नहीं होती। तो ये जो बॉन्ड होगा इसकी नेचर कैसी होगी, कोवेलेंट होगी। अब देखना थर्ड कैटेगरी इसने क्या ली, थर्ड, यदि इफ विद्युत ऋणता में अंतर 1.7 से क्या हो, कम हो। यदि विद्युत ऋणता में अंतर 1.7 से कम हो, अगर 1.7 से कम होगा तो इसने क्या कहा, जो बॉन्ड की नेचर होगी, अगर 1.7 से कम है तो बॉन्ड की नेचर कैसी बताई जाती है, कोवेलेंट बताई जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड, बॉन्ड की नेचर कैसे, कोवेलेंट बॉन्ड विद आयनिक कैरेक्टर, विद आयनिक कैरेक्टर। इसका मतलब ये जो बॉन्ड होगा जिसमें विद्युत ऋणता का अंतर क्या हो, 1.7 से कम हो, वहां पे कोवेलेंट बॉन्ड होगा, लेकिन उसमें क्या होंगे, आयनिक लक्षण भी होंगे। ज्यादा कौन से होंगे, कोवेलेंट बॉन्ड के लक्षण होंगे। तो ज्यादा कौन से होंगे, कोवेलेंट बॉन्ड के लक्षण। आयनिक लक्षण क्या होंगे, कम होंगे। तो ज्यादा कौन से, सहसंयोजक बंध। तो देखना बच्चों, विद्युत ऋणता में अंतर अगर क्या हो, 1.7 से कम हो, तो कोवेलेंट बॉन्ड के लक्षण ज्यादा होंगे और आयनिक बॉन्ड के लक्षण कम होंगे। तो इसमें मैंने क्या बोल दिया, कोवेलेंट बॉन्ड विद आयनिक कैरेक्टर। एक और इसने कैटेगरी ली, फोर्थ, अगर विद्युत ऋणता में अंतर क्या हो, 0 हो, डेल्टा एक्स इजिकल टू क्या हो, 0। विद्युत ऋणता में अंतर 0 होने का मतलब क्या है, दो समान परमाणुओं के बीच क्या है, सहसंयोजक बंध। तो डेल्टा एक्स अगर 0 हो तो उस बंध की नेचर क्या होगी, सहसंयोजक, प्योर, प्योर कोवेलेंट बॉन्ड, शुद्ध सहसंयोजक बंध, प्योर कोवेलेंट बॉन्ड, शुद्ध सहसंयोजक बंध होता है। इसके अकॉर्डिंग अब बात की, अगर विद्युत ऋणता में अंतर 0 आता है, इसका मतलब दो समान परमाणुओं के बीच क्या बन रहा हो, बॉन्ड बन रहा हो। देखना बच्चों ध्यान से, ए और ए के बीच बॉन्ड बन रहा है, तो इनकी विद्युत ऋणता में अंतर क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि एटम क्या है, दोनों सेम, दोनों की विद्युत ऋणता सेम होगी, तो अंतर भी क्या होगा, 0 आ जाएगा। तो विद्युत ऋणता में अंतर अगर 0 आता है तो ये जो बॉन्ड होगा ये प्योर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। ये जो बॉन्ड है ये प्योर क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन एनसीईआरटी में क्या दिया गया है, कभी भी प्योर कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनता। उसकी मैं बात करूंगा। सबसे पहले आप गेलिस के अकॉर्डिंग विद्युत ऋणता में अंतर की जो
डेफिनेशन ने बात की थी कुछ वैल्यूज की, उसके रिगार्डिंग बॉन्ड की नेचर क्या होगी उसको पहले यहाँ पे नोट कर लें, उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट। चलिएगा बच्चों, अब देखना मैंने क्या कहा, मैंने कहा एनसीईआरटी में विद्युत ऋणता में अंतर क्या हो, अगर जीरो हो तो वहां पे क्या बनता है, प्योर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, प्योर कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये एनसीईआरटी में यहाँ से बात सही नहीं बोली गई, यहाँ पे एनसीईआरटी में मना किया गया इस चीज के लिए कि विद्युत ऋणता में अंतर अगर जीरो हो तो प्योर कोवेलेंट बॉन्ड कभी नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, इसका कारण क्या है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें क्या लिखा हुआ है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अगर विद्युत ऋणता में अंतर क्या हो, जीरो हो, तो प्योर कोवेलेंट बॉन्ड बने जरूरी नहीं है, प्योर कोवेलेंट बॉन्ड बने ये जरूरी नहीं है। क्यों नहीं बनेगा, इसका कारण क्या है, इसके कारण को मैं समझाता हूं। देखना बच्चों, मैंने कहा ए और बी के बीच क्या बना हुआ है, बॉन्ड बना हुआ है, जैसे ए और ए के बीच बॉन्ड, क्योंकि किसकी बात करें, विद्युत ऋणता में अंतर जीरो, तो यहाँ पे विद्युत ऋणता में अंतर जीरो होगा, ये क्या है, प्योर कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसको प्योर नहीं माना। क्यों नहीं माना, इसका कारण बता रहा हूँ। देखना, ये एटम और ये एटम, इन दोनों का जो न्यूक्लियर पार्टिकल है, इसके नाभिक में जो पार्टिकल है, इसके नाभिक में जो नाभिकीय कण है, नाभिकीय कण, और इसका जो नाभिकीय कण, नाभिकीय कण का मतलब नाभिक में जो प्रेजेंट होंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, नाभिकीय कण, नाभिकीय कण की अगर मैं बात करूं प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखना बच्चों ध्यान से। अब तो इसने कहा प्योर कोवेलेंट बॉन्ड कभी नहीं बनता, इसका कारण क्या होता है, तो इसने कहा विद्युत ऋणता में अंतर तो ठीक है, चलो जीरो हो गया, लेकिन जरूरी नहीं है इनकी जो स्पिन स्टेट होती है, स्पिन, इनका जो चक्रण होता है, स्पिन स्टेट, ये क्या हो, सेम हो, ये जरूरी नहीं है। स्पिन स्टेट सेम होना जरूरी नहीं है। स्पिन स्टेट या स्पिन अवस्था इनकी सेम होना जरूरी नहीं है। इन दोनों एटम की स्पिन स्टेट, नाभिकीय कण होते हैं, इनकी जो स्पिन स्टेट होगी वो क्या हो, सेम हो, ऐसा जरूरी नहीं है। एक टाइम ऐसा आएगा जिसमें स्पिन क्या हो जाएगी, स्पिन स्टेट अपोजिट हो जाएगी, सेम नहीं होगी। तो अगर स्पिन स्टेट चेंज होगी, अगर स्पिन स्टेट चेंज होगी, मान लो स्पिन स्टेट क्या हो, अपोजिट हो, अगर स्पिन स्टेट क्या हो, अपोजिट हो, तो अगर स्पिन स्टेट सेम हो तब तो अपन बोल सकते हैं, अगर स्पिन स्टेट सेम का मतलब इस नाभिकीय कण, न्यूक्लियर पार्टिकल की स्पिन क्या हो, ऐसे हो, इस तरीके से सेम हो, इनकी डायरेक्शन क्या हो, दोनों की सेम हो, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्योरली कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन इस कंडीशन में इन दोनों की न्यूक्लियर पार्टिकल्स की अगर स्पिन अपोजिट हो, इसकी अगर इस तरीके से हो तो इसकी स्पिन अपोजिट, इसके अपोज हो गई, इसका मतलब यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा, ये जो बॉन्ड यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है ये प्योरली क्या नहीं होगा, कोवेलेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो कभी भी प्योरली कोवेलेंट नहीं होगा, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा जिसमें इन दोनों की स्पिन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। अगर दोनों की स्पिन ही अपोजिट होगी तो विद्युत ऋणता में अंतर जीरो नहीं बता सकते, विद्युत ऋणता में अंतर जीरो नहीं बताएंगे तो प्योरली कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा। तो इसका कारण एनसीईआरटी में दे रखा है कि अगर नाभिकीय कण की स्पिन क्या हो, जरूरी नहीं है कि सेम हो, एक टाइम ऐसा आता है जिसमें क्या होती है, इनकी स्पिन अपोजिट हो जाती है, स्पिन अपोजिट होगी, इसका मतलब विद्युत ऋणता में अंतर कंप्लीटली अपन क्या नहीं बोल सकते, जीरो नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे प्योर कोवेलेंट बॉन्ड 100% बनना कभी भी पॉसिबल नहीं होना चाहिए। तो इसको नोट कर लो बच्चों। उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट। तो गैलिस ने क्या कहा, अगर विद्युत ऋणता में अंतर जीरो है तो प्योर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, लेकिन एनसीईआरटी में क्या दे रखा है उसकी मैंने बात कर ली कि कभी भी प्योर कोवेलेंट बॉन्ड बनना जरूरी नहीं है। चलिएगा बच्चों, अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो अपनी एप्लीकेशन चल रही थी विद्युत ऋणता के अकॉर्डिंग, अपने बॉन्ड की नेचर चेक कर ली
किसी बंध की प्रकृति कैसे डिफाइन होती है विद्युत ऋणता के आधार पर, उसकी अपन ने बात कर ली। अब एक बात बोली जाती है, इसके लिए जो स्टेटमेंट होगा, विद्युत ऋणता से किसी बंध की ध्रुवता, किसी बंध की ध्रुवता, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड विद्युत ऋणता के आधार पर इजीली बताई जा सकती है। कैसे होगी देखना। तो मैंने क्या कहा, विद्युत ऋणता के आधार पर, विद्युत ऋणता के आधार पर, विद्युत ऋणता के आधार पर क्या बताई जाती है, किसी बंध की ध्रुवता बताई जा सकती है। विद्युत ऋणता के आधार पर किसी बंध की ध्रुवता, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड विद्युत ऋणता के आधार पर कैसे डिफाइन होगी उसकी मैं बात कर रहा हूं। देखना बच्चों ध्यान से, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड कैसे डिफाइन होती है देखना। अगर मैं ये कहूं विद्युत ऋणता में अंतर, विद्युत ऋणता में अंतर के आधार पर, विद्युत ऋणता के आधार पर बोलते विद्युत ऋणता में अंतर के आधार पर क्या बताना है, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। तो इसकी दो कंडीशन ले लेता हूं मैं। अगर विद्युत ऋणता में अंतर क्या हो, जीरो हो, अगर विद्युत ऋणता में अंतर क्या हो, जीरो हो। एक मैं कंडीशन ले लेता हूं, अगर विद्युत ऋणता में अंतर जीरो नहीं हो। मैंने कहा अगर दो एटम के बीच क्या बना हुआ है, बॉन्ड बना हुआ है, इन दोनों एटम के बीच विद्युत ऋणता में अंतर क्या आ जाए, अगर जीरो आ जाए, या इन दो एटम के बीच विद्युत ऋणता में अंतर जीरो नहीं आए, तो उस बंध की, इन दोनों के बीच ये जो बॉन्ड बना हुआ है, ए और बी के बीच ये जो बॉन्ड है, इसकी पोलैरिटी कैसे डिफाइन होगी कि ये पोलर होगा या नॉन पोलर होगा, पोलर होगा या नॉन पोलर, ध्रुवीय होगा या अध्रुवीय होगा। इसका पता किसके द्वारा लगाया जाता है, विद्युत ऋणता में अंतर के आधार पर अपन इजीली बता सकते हैं कि इसकी पोलैरिटी क्या है, ये पोलर है या नॉन पोलर है। अगर देखना बच्चों, अगर विद्युत ऋणता में अंतर जीरो आता है, अगर विद्युत ऋणता में अंतर जीरो आता है, तो उसकी उस बंध की जो पोलैरिटी होगी वो क्या होगी, नॉन पोलर होगी। नॉन पोलर, नॉन पोलर का मतलब अध्रुवीय, अध्रुवीय होगा। वो बॉन्ड कैसा होगा, अध्रुवीय होगा अगर विद्युत ऋणता में अंतर क्या हो, जीरो आता है। अगर विद्युत ऋणता में अंतर जीरो नहीं आता हो तो कैसा होगा बॉन्ड, उसकी पोलैरिटी कैसी होगी, पोलर होगा। पोलर का मतलब ध्रुवीय होगा। तो विद्युत ऋणता में अंतर अगर जीरो नहीं आता, इसका मतलब वो क्या है, पोलर है। अगर विद्युत ऋणता में अंतर जीरो आ जाता है तो वो नॉन पोलर है। इस चीज को ध्यान में रखना। ये होगी किसी बॉन्ड की पोलैरिटी कैसे डिफाइन होती है, विद्युत ऋणता में अंतर के आधार पर, अगर वैल्यू जीरो है या नॉन जीरो है, तो इसके अकॉर्डिंग मैंने बात की पोलर और नॉन पोलर की। अब देखना बच्चों, इसी के रिगार्डिंग मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, एक छोटा सा क्वेश्चन। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं, किसी बॉन्ड की पोलैरिटी, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, किसी बंध की ध्रुवता, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड किसके समानुपाती बोल सकता हूं मैं, विद्युत ऋणता में अंतर के समानुपाती बोल सकता हूं। तो इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना कि विद्युत ऋणता में अंतर अगर जितना ज्यादा होगा, वहां पे पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड उतनी ही ज्यादा होगी, उस बंध की जो ध्रुवता है उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसके रिगार्डिंग अपन क्वेश्चन की बात करेंगे। सबसे पहले सिंपल जो इसका ये जो फंडा है, ये सबसे सिंपल याद होना चाहिए। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं क्वेश्चन की। टाइप ऑफ क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे देखना। अगर पोलैरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे विद्युत ऋणता के आधार पर, तो किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं देखना। क्वेश्चन है सर्वाधिक ध्रुवीय बंध होगा, सर्वाधिक ध्रुवीय बंध है। ऑप्शन दे रखे इसने
फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन है कार्बन और फ्लोरीन, सेकंड ऑप्शन है कार्बन और क्लोरीन, थर्ड ऑप्शन है कार्बन और ब्रोमीन, फोर्थ ऑप्शन दे रखा है कार्बन और आयोडीन। इसमें बताना है किसकी पोलैरिटी ज्यादा है। पोलैरिटी पूछा है, बॉन्ड की पोलैरिटी। पोलैरिटी का मतलब जो ज्यादा पोलर है ये पूछा है इसने, क्योंकि विद्युत ऋणता में अंतर क्या है, यहाँ पे जीरो नहीं है। अगर जीरो नहीं है, विद्युत ऋणता में अंतर जब जीरो नहीं होता तो उसको क्या बोला जाता है, पोलर बोला जाता है। पोलर का मतलब उस बंध की क्या बतानी है, पोलैरिटी बतानी है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि किसी भी ऑप्शन में डेल्टा एक्स नॉट इक्वल टू जीरो होगा। विद्युत ऋणता में अंतर जीरो कहीं भी नहीं होगा। जीरो नहीं होने का मतलब कितना होगा अपन चेक कर लेते हैं। देखना, कार्बन सभी में क्या है, कॉमन। कार्बन की विद्युत ऋणता कितनी बोली जाती है, 2.5। कार्बन की विद्युत ऋणता कितनी बोली जाती है, 2.5। अब देखना बच्चों ध्यान से, अगर कार्बन की विद्युत ऋणता 2.5 है, फ्लोरीन की कितनी होती है, अधिकतम होती है, कितनी, 4। और इनकी कंपैरेटिवली क्या होती है, कम होती है। अगर आप लोगों को इनकी विद्युत ऋणता नहीं पता तो अपन आइडिया लगा सकते हैं कि आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा किसकी होती है विद्युत ऋणता, फ्लोरीन की होती है। तो यहाँ पे तो क्या है, ये कॉमन है, सभी कार्बन एटम, कार्बन सभी में क्या है, कॉमन है। कार्बन सभी में क्या है, कॉमन। कार्बन कॉमन है सभी में। अब बात आती है इन एटम की। इन तीनों की विद्युत ऋणता क्या है, फ्लोरीन के कंपैरेटिवली तो क्या है, कम है। फ्लोरीन के कंपैरेटिवली कम होने का मतलब यहाँ पे विद्युत ऋणता ज्यादा है और यहाँ पे क्या है, सभी में सेम है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा होगी तो विद्युत ऋणता में अंतर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में क्या आएगा, सबसे ज्यादा आएगा। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूं विद्युत ऋणता में अंतर सबसे ज्यादा आएगा, क्योंकि फ्लोरीन की क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। तो विद्युत ऋणता में अंतर सबसे ज्यादा। तो क्या होगा, उस बंध की जो पोलैरिटी है, उस बॉन्ड की जो पोलैरिटी होगी वो भी क्या होती है, समानुपाती किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसके डिफरेंस के। विद्युत ऋणता में अंतर जितना ज्यादा होगा वहां पे उस बंध की ध्रुवता उतनी ही ज्यादा होगी। इसका मतलब सर्वाधिक ध्रुवीय या पोलर बॉन्ड कौन सा होगा, कार्बन और क्लोरीन। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूं ये क्या होगा, ज्यादा ध्रुवीय होगा। ज्यादा ध्रुवीय का मतलब क्या है, मोर पोलर बॉन्ड। मोर पोलर बॉन्ड होगा ये, क्योंकि विद्युत ऋणता में अंतर सबसे ज्यादा है। विद्युत ऋणता में अंतर जितना ज्यादा होगा वहां पे क्या होगा, उस बॉन्ड की पोलैरिटी या मैं कह दूं ज्यादा पोलर होगा। अगर पोलर है इसका मतलब वहां पे क्या होगा, उसके लिए ध्रुवीय बंध सर्वाधिक ज्यादा कहां पे होगा, फर्स्ट ऑप्शन में। अपना आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कार्बन और फ्लोरीन क्या है, सबसे ज्यादा पोलर है कंपेरेटिवली। कार्बन क्लोरीन, कार्बन ब्रोमीन, कार्बन आयोडीन। नोट कर लो बच्चों इस क्वेश्चन को। चलिएगा अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन देखना, सेकंड क्वेश्चन क्या है उसकी मैं बात करता हूं, देखना। सेकंड क्वेश्चन, सर्वाधिक ध्रुवीय बंध होगा, सर्वाधिक ध्रुवीय बंध है। ऑप्शन दे रखे इसने। सबसे फर्स्ट ऑप्शन है कार्बन हाइड्रोजन। सेकंड जो ऑप्शन दे रखा है कार्बन और कार्बन के बीच इसने बॉन्ड दे रखा है। इसकी जगह अगर मैं बात करूं यहाँ से, इस तरीके से इसने दे रखा है। कार्बन की वैलेंसी अगर 3 और यहाँ से अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा देता हूं। तो कार्बन की 4 वैलेंसी, हाइड्रोजन की 1 वैलेंसी। सेकंड ऑप्शन ये दे रखा है। थर्ड ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो CH। फोर्थ ऑप्शन दे रखा है
ऑल सेम, सभी में क्या होगा, ध्रुवीय बंधे सेम होगा। ये ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन लेकिन ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, इस तरीके से बताना है सबसे ज्यादा ध्रुवीय बंध कौन सा है। अब बात आती है सबसे पहले ध्रुवीय बंध के लिए क्या चेक किया जाता है, सबसे पहले विद्युत ऋणता में अंतर, विद्युत ऋणता में अंतर चेक किया जाता है, डेल्टा एक्स की वैल्यू। डेल्टा एक्स देखना, कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, इसका मतलब क्या है, इन दो एटम अलग अलग एटम है, इनकी विद्युत ऋणता क्या होगी, अलग अलग होगी। तो ये डिफरेंस क्या होगा, विद्युत ऋणता में अंतर जो होगा वो कभी भी जीरो नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, विद्युत ऋणता में अंतर कभी भी जीरो नहीं आएगा। विद्युत ऋणता में अंतर अगर जीरो नहीं हो, इसका मतलब क्या होगा, वो बॉन्ड है, उसकी नेचर क्या होगी, पोलर होगा। उसकी नेचर कैसी होगी, पोलर होगी। अगर जीरो आ जाता तो क्या होता, नॉन पोलर। तो इसमें से चेक करना है सबसे ज्यादा पोलर कौन सा है, किसकी पोलरिटी सबसे ज्यादा है। तो चेक करते हैं, चलो देखना बच्चों, यहाँ पे देखना डिफरेंस क्या है। इस कार्बन का अगर मैं संकरण ज्ञात करूं, हाइब्रिडाइजेशन, इस कार्बन का संकरण क्या है, sp3। संकरण कैसे निकाला जाता है उसकी मैंने बात की थी, n = सिग्मा प्लस लोन पेयर, ये जनरली फॉर्मूला होता है। n = सिग्मा प्लस लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड गिन लो, कार्बन का अपन संकरण ज्ञात कर रहे हैं, n क्या है, हाइब्रिडाइजेशन संकरण। तो सिग्मा कितने हैं, 4, लोन पेयर 0, तो इसका मतलब sp3। तो यहाँ पे सिग्मा कितने हैं, 1 सिग्मा 1 पाई 2 सिग्मा, ये रहे 3 सिग्मा 0 लोन पेयर, sp2 संकरण होगा। इस कार्बन का संकरण क्या है, sp2, और इस कार्बन के क्या होगा, 2 पाई हो गई, 1 सिग्मा हो गया, 1 सिग्मा ये हो गया 2 सिग्मा, इसका मतलब इस कार्बन का संकरण sp। तो संकरण किस तरीके से विद्युत ऋणता पर प्रभावित करता है, मैंने बताया था। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो किसके समानुपाती होती है, परसेंट एस लक्षण। ये अपन ने पढ़ा था कि विद्युत ऋणता परसेंट एस लक्षण के क्या होती है, समानुपाती होती है। तो यहाँ पे विद्युत ऋणता में अंतर जितना ज्यादा होगा, या मैं कह सकता हूँ परसेंट एस कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा, विद्युत ऋणता उतनी ही ज्यादा होगी। तो देखना बच्चों ध्यान से, sp में क्या होता है, परसेंट एस कैरेक्टर कितना बताया था मैंने, 50%। sp2 में कितना होता है, 33.3%। और sp3 में कितना बताया था, 25%। ये किस में बताया था, sp3 में। तो इसका s परसेंट कैरेक्टर जिसका ज्यादा, परसेंट s कैरेक्टर जिसका सबसे ज्यादा, तो यहाँ पे परसेंट s कैरेक्टर 50% है, विद्युत ऋणता क्या होगी, ज्यादा होगी। इस कार्बन की विद्युत ऋणता क्या है, ज्यादा है। अगर इस कार्बन की विद्युत ऋणता ज्यादा है तो ये इस हाइड्रोजन से क्या करेगा, ये इस बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ से ज्यादा खींचेगा। ज्यादा खींचने का मतलब यहाँ पे ज्यादा नेगेटिव आएगा और यहाँ पे ज्यादा पॉजिटिव आएगा। और यहाँ पे क्या होगा, इसके कंपैरेटिवली ये इलेक्ट्रॉन बंध से कम खींचेगा, क्योंकि sp2 संकरण है, परसेंट एस कैरेक्टर कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा वो क्या होगा, थोड़ा इसके कंपैरेटिवली कम होगा। और यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों के कंपैरेटिवली सबसे कम होगा। तो यहाँ से बहुत कम इलेक्ट्रॉन खींचे जाएंगे, माइनस और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कहाँ खींचे जा रहे हैं, जहां पे इसकी परसेंट एस कैरेक्टर जहां पे ज्यादा, विद्युत ऋणता ज्यादा। विद्युत ऋणता ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ज्यादा अपनी तरफ खींचे जाएंगे, जिसके कारण ये क्या होगा, ज्यादा पोलर होगा। तो जहां पे विद्युत ऋणता में अंतर जितना ज्यादा होगा, यहाँ पे विद्युत ऋणता में अंतर ज्यादा हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि कार्बन की विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा होगी कंपेरेटिवली सभी कार्बन में, क्योंकि यहाँ पे परसेंट एस कैरेक्टर sp हाइब्रिडाइजेशन के कारण सबसे ज्यादा है। विद्युत ऋणता जहाँ पे ज्यादा, वहां पे विद्युत ऋणता में अंतर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो कार्बन और हाइड्रोजन में यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, विद्युत ऋणता में अंतर जितना ज्यादा देखने को मिलेगा, वहां पे उस बॉन्ड की पोलरिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो ये ज्यादा पोलर है कंपेरेटिवली इन सभी के। अपना आंसर क्या होगा, थर्ड। तो थर्ड इज ए मोर पोलर। कारण बता दिया मैंने, ये किसके अकॉर्डिंग, हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग। नोट कर लो बच्चों इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है, सर्वाधिक ध्रुवीय कार्बन कार्बन बॉन्ड है। इसने ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, सेकंड ऑप्शन दे रखा है, थर्ड ऑप्शन
फोर्थ ऑप्शन क्या है, ऑल नॉन पोलर, और नॉन पोलर। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। क्या बताना है, कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच क्या बतानी है, उसकी पोलैरिटी बतानी है। क्या दिया है क्वेश्चन में, कार्बन और कार्बन, पर्टिकुलर दे दिया इसने, कार्बन और कार्बन के बीच क्या बताना है, किसी बॉन्ड की पोलैरिटी बतानी है। तो कार्बन और कार्बन के बीच अगर बात करें, इसका मतलब इस दोनों एटम के बीच अगर मैं बात करूं, विद्युत ऋणता क्या है, सेम है, तो डेल्टा एक्स इन दोनों के बीच क्या होगी, 0 होगी। डेल्टा एक्स क्या होगा, 0 होगा। अगर विद्युत ऋणता क्या है, यहाँ पे अंतर क्या है, विद्युत ऋणता में 0 है, क्योंकि कार्बन और कार्बन बॉन्ड की बात कर रहा है, कार्बन कार्बन, कार्बन कार्बन और कार्बन कार्बन। विद्युत ऋणता में अंतर क्या है, 0 आ गया। तो यहाँ पे क्या, किसकी पोलैरिटी पूछ रहा है, ये किसी बॉन्ड की पोलैरिटी किससे डिफाइन होती है, विद्युत ऋणता में अंतर के कारण। अगर विद्युत ऋणता में अंतर क्या आ गया, 0 आ गया, तो इसको क्या बोला जाता है, नॉन पोलर। उसकी पोलैरिटी क्या बोली जाती है कि वो नॉन पोलर होगा, अध्रुवीय होगा। तो नॉन पोलर होगा, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे डेल्टा एक्स 0 है, तो इस कार्बन और कार्बन के बीच, इस कार्बन कार्बन के बीच इनकी विद्युत ऋणता क्या है, सभी में सेम होगी। कार्बन कार्बन के बीच पर्टिकुलर इसने बॉन्ड बता दिया। इन दोनों के बीच क्या कैलकुलेट करना है, विद्युत ऋणता में अंतर या उसकी बॉन्ड की पोलैरिटी चेक करनी है। तो देखना, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच विद्युत ऋणता में अंतर 0, इस कार्बन के बीच विद्युत ऋणता में अंतर 0, इन दोनों के बीच विद्युत ऋणता में अंतर 0। अब हाइब्रिडाइजेशन अपना कंसेप्ट नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि अब किसने, इसने पर्टिकुलर बता दिया कि कार्बन और कार्बन के बीच अपने को क्या कैलकुलेट करनी है, किसी बॉन्ड की पोलैरिटी डिफाइन करनी है। पहले तो क्या था, इससे जो पीछे वाला एग्जांपल था उसमें कार्बन और हाइड्रोजन दे रखा था, तो उसे अपने हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लिया। यहाँ पे अदर एटम तो नहीं दे रखे, इसने क्या पूछा है, कार्बन और कार्बन के बीच। तो विद्युत ऋणता में अंतर सभी में क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब यहाँ पे विद्युत ऋणता में अंतर 0 होगा, तो ये नॉन पोलर, तो ये भी नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल हैव नॉन पोलर। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से अगर पर्टिकुलर दे देता है कार्बन और कार्बन के बीच, अगर कुछ नहीं कही तो अपने को चेक करना है कि इसके अदर आइटम्स कौन से हैं, सब्स्टिट्यूएंट कौन से जुड़े हुए हैं। लेकिन कार्बन और कार्बन के बीच पूछ ले तो हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग नहीं बताना। कार्बन और कार्बन का मतलब क्या है, विद्युत ऋणता में अंतर 0, विद्युत ऋणता में अंतर 0 तो नॉन पोलर। नोट कर लो बच्चों इसको। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, चलिएगा एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद अपनी जो विद्युत ऋणता के आधार पर किसी बॉन्ड की नेचर कैसे डिफाइन होती है, ये अपना टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन और देखना है, क्वेश्चन नंबर 4, अध्रुवीय बंध है, अध्रुवीय बंध, अध्रुवीय बंध है। ऑप्शन दे रखा है इसने, अमोनिया, अमोनिया, सेकंड दे रखा है इसने CH3, थर्ड ऑप्शन दे रखा है H2S, फोर्थ ऑप्शन देगा H2O। आप लोगों को बताना है इसमें से नॉन पोलर बॉन्ड कहाँ बन रहा है, नॉन पोलर बॉन्ड कहाँ बनेगा, तो बताओ ऑप्शन क्या होगा। देखना बच्चों, किसकी बात कर रहा है, नॉन पोलर बॉन्ड। नॉन पोलर बॉन्ड का मतलब ही क्या होता है, विद्युत ऋणता में अंतर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। नॉन पोलर का बेसिकली मीनिंग क्या होता है, विद्युत ऋणता में अंतर 0 होना चाहिए। अगर विद्युत ऋणता में अंतर 0 नहीं होता तो उसको क्या बोला जाता है, पोलर। लेकिन यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, अध्रुवीय बंध या नॉन पोलर बॉन्ड की बात कर रहा है। इसका मतलब विद्युत ऋणता में अपने को क्या चेक करना है, अंतर 0 आ जाए, वो क्या होगा, अध्रुवीय या नॉन पोलर। अब देखना, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता क्या होती है, अलग अलग होती है। फास्फोरस और हाइड्रोजन, इनकी विद्युत ऋणता क्या होती है, सेम होती है। हाइड्रोजन और सल्फर की विद्युत ऋणता क्या होती है, अलग अलग होती है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता भी क्या होती है, अलग अलग होती है। तो देखना बच्चों, हाइड्रोजन और फास्फोरस में विद्युत ऋणता क्या होती है, सेम होती है। PH3 कैसे बनता है, फास्फोरस, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और इस फास्फोरस पर एक लोन पेयर।
तो देखना हाइड्रोजन मैंने बताया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, जब अपन रेलिवेंट किसी अदर एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहे थे, मैंने वहां पे सभी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप लोगों को बता दी थी। वहां पे मैंने कहा था हाइड्रोजन और फास्फोरस जो होते हैं इनकी विद्युत ऋणता क्या होती है, हाइड्रोजन और फास्फोरस इनकी विद्युत ऋणता क्या होती है, सेम होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, सेम होती है। विद्युत ऋणता अगर सेम होगी तो फास्फोरस और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड बन रहा है इन दोनों के बीच विद्युत ऋणता में अंतर क्या होगा, 0 होगा। इन दोनों के बीच भी क्या होगा, विद्युत ऋणता में अंतर 0 होगा। और यहाँ पे भी क्या होगा, विद्युत ऋणता में अंतर डेल्टा x क्या होगा, 0 होगा। तो विद्युत ऋणता में अंतर 0 हो गया, इसका मतलब क्या है, ये नॉन पोलर है। बाकी सभी कंपाउंड्स में ऐसा नहीं होता, इन सभी की क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग होती है। अलग अलग होगी तो कुछ ना कुछ है विद्युत ऋणता में अंतर आएगा, लेकिन इन सभी के लिए 0 नहीं होगा। लेकिन PH3 ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें हाइड्रोजन और फास्फोरस की विद्युत ऋणता सेम होती है, जिसके कारण यहाँ पे डेल्टा x में जो डिफरेंस होगा विद्युत ऋणता में वो 0 आएगा। अगर डिफरेंस 0 है तो वो नॉन पोलर बॉन्ड होगा। तो इतना आंसर क्या होगा, सेकंड, PH3 इज द करेक्ट आंसर। PH3 इज द नॉन पोलर बॉन्ड। नोट कर लो बच्चों, इसको सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक ध्यान में रखना होता है इसको। चलेगा बच्चों, ये बात हो गई किसकी, अपने पढ़ रहे थे एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सबसे पहले अपने किसकी बात करी, नेचर ऑफ ए बॉन्ड। किसी बंध की प्रकृति की दिया गया बॉन्ड कोवेलेंट होगा या आयनिक बॉन्ड होगा। उसके बाद अपने पढ़ा किसी बॉन्ड की पोलैरिटी कैसे डिसाइड होती है विद्युत ऋणता के आधार पर, उसकी अपन ने बात कर ली। तो इसके आगे के जो एप्लीकेशन है उसकी अपन बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को इजीली समझ में आया होगा। तो बच्चों अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। इसके आगे का कंटेंट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर बच्चों, थैंक यू।